बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 एंड पेज नंबर 25, मॉडल ऑफ DNA। ओपन योर रीडिंग बुक्स। मॉडल ऑफ DNA सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। जॉन वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक नाम इसका पूरा है। इसको हमने पढ़ना है कि सबसे पहले देखते हैं कि DNA का मॉडल है किस तरह का। DNA का मॉडल एक्चुअली 2 स्ट्रैंड्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। ये 2 स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। स्ट्रैंड मीन्स धागा, जैसे ये एक सिंगल है, ये एक स्ट्रैंड है और ये एक इसका दूसरा स्ट्रैंड है। DNA मॉडल है किसका? डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो इसको रीड आउट करेंगे। Each DNA molecule is made up of thousands of small units called nucleotides। अब वो कह रहा है कि each DNA का पार्ट जो है वो स्मॉल पार्ट से मिलके बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। There are 4 types of nucleotides in the DNA। DNA में 4 टाइप हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। कौन कौन सी? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन, थायामीन एंड साइटोसिन। Each DNA molecule is made up of thousands of small units called nucleotides। These are 4 types of nucleotide in DNA। These are adenine nucleotide, thiamine nucleotide, cytosine nucleotide and guanine nucleotide। यहाँ हमने मॉडल में कुछ लगाया हुआ है। ये जब अटैचमेंट किया हमने तो सबसे पहले एडेनिन को थायामीन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। अब ये एक चीज़ आपने पूरे मॉडल में देखी है कि मैंने हमेशा एडेनिन के साथ थायामीन को ही अटैच किया, गुआनिन के साथ हमेशा साइटोसिन को ही अटैच किया। ऐसा क्यों है? तो ये एक जब मॉडल को देखा गया बहुत अच्छे तरीके से, तो हमें ये पता चला कि एडेनिन हमेशा बॉन्डिंग करती है थायामीन के साथ और गुआनिन हमेशा बॉन्डिंग करती है साइटोसिन के साथ। ये चेंज नहीं हो सकता। इसको याद करने के लिए हम क्या कहते हैं? एट जी सी कि एडेनिन हमेशा बॉन्डिंग करेगी किसके साथ? थायामीन से, और गुआनिन हमेशा बॉन्डिंग करेगी किसके साथ? साइटोसिन के साथ। अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, द DNA molecule consists of 2 strands formed of nucleotides। The 2 strands of DNA are linked to each other by cross bonding like ladder। अब वो कह रहा है कि ये 2 स्ट्रैंड है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड ये वाला और डबल स्ट्रैंड दूसरा ये वाला। ये सिंगल और डबल स्ट्रैंड आपस में किसके ज़रिए से अटैच है? इन न्यूक्लियोटाइड्स के ज़रिए से अटैच है। और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या कर रही हैं? आपस में बॉन्डिंग कर रही हैं AT और GC के साथ। द 2 strands of DNA are linked to each other by cross bonds like a ladder। लैडर मीन्स सीढ़ी। ये देखें ऐसे ये क्रॉस बॉन्डिंग इस तरह से हुई है कि एक लैडर की फॉर्म में नज़र आती है, सीढ़ी के जैसी नज़र आती है हमें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स। जैसे हमने पहले चैप्टर में टॉपिक में भी पढ़ा था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर इंफॉर्मेशन या रिजेम्बलेंस किस तरह से पैदा होती है, ये ट्रांसमिट किस तरह से होती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अदर। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गैमीट्स बाय मियोसिस, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन द गैमीट्स। अब ये है कि सबसे पहले बनना है गैमीट्स ने, गैमीट फॉर्मेशन होनी है। गैमीट्स हमने कहा था गैमीट्स हमेशा तब बनते हैं जब कौन सी डिवीजन होती है जी? मियोसिस होती है। और मियोसिस हमेशा क्या करती है? हैप्लॉइड सेल्स बनाती हैं। अब ये वर्ड हमारे लिए न्यू है। हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स वो हैं जिसमें रिड्यूस नंबर है। किसका रिड्यूस नंबर? रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है किसके अंदर? मियोसिस के ज़रिए जो गैमीट्स बनते हैं। अब गैमीट्स में किसकी एग्जांपल आती है? स्पर्म सेल्स और एग सेल्स। ये क्या है? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N से। N मीन्स हाफ नंबर। ठीक है। अब व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गैमीट, जब एक ऑर्गेनिज्म गैमीट बनाएगा बाय मियोसिस, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन द गैमीट्स। फॉर एग्जाम्पल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, स्पर्म्स और एग्स आर प्रोड्यूस। इट मीन्स द हेरेडिटी मटीरियल इज ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ इन द गैमीट्स। अब हम ये कहते हैं कि क्रोमोसोम्स हैं, रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम मिलके किससे बनी थी? DNA से। अब DNA, अब वो क्या कह रहा है कि
इज ऑल्सो रिड्यूस, द हेरिडिटी मटीरियल इज ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ। अगर क्रोमोसोम हाफ हुई हैं तो पक्की बात है कि क्रोमोसोम क्योंकि डीएनए से बनी है और डीएनए भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट। अब देखें स्पर्म्स के एन हैप्लॉइड सेल्स, इसके अंदर भी डीएनए जो है वो रिड्यूस होगा, हाफ होगा, और एग्स के भी एन है सेल हैप्लॉइड है, इसका भी डीएनए हाफ होगा। तो यही वो कह रहा है कि जब हम गैमीट्स बनाते हैं मियोसिस से तो रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, विच मीन्स कि डीएनए का जो क्वांटिटी है, जो डीएनए है वो भी कम हो गया, रिड्यूस टू हाफ हो गया। लेकिन फिर इसको पूरा कैसे करेंगे? फिर क्या होता है, ये स्पर्म और एग सेल्स मेट करते हैं, मिलते हैं। When sperm or egg cells fuse, organism mate, the haploid sperm cells forms male and haploid cells from the female fuse with each other to form diploid cells called zygote। अब वो क्या कह रहा है कि sperm cells किधर से हैं? मेल से। मेल ऑर्गेनिज्म से क्या है? sperm cells हैं, और egg cells बनते हैं फीमेल से। When females और मेल स्पर्म एंड एग सेल्स मेट करते हैं तो एक न्यू चीज़ बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब ये बात है, स्पर्म सेल्स कौन से थे? एन जनरेशन। एग सेल्स भी कौन से हैं? एन जनरेशन। जब एन और एन फ्यूज़ करेगा तो कौन सी जनरेशन बनेगी? 2n जनरेशन, विच इज़ कॉल्ड डिप्लॉइड जनरेशन। इसे हम कौन सी जनरेशन बोलते हैं? डिप्लॉइड जनरेशन। आपने कहा कि एन जनरेशन क्या होती है? हैप्लॉइड जनरेशन, और एन आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड जनरेशन, विच इज़ कॉल्ड जाइगोट। इसको दोबारा रीड आउट करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको ठीक कर लेंगे। व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म मेट, द हैप्लॉइड सेल्स स्पर्म सेल्स फ्रॉम मेल एंड हैप्लॉइड एग सेल्स फ्रॉम द फीमेल फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म डिप्लॉइड सेल्स कॉल्ड जाइगोट। इन दिस वे द कंप्लीट हेरिडिटी मटीरियल इज रिस्टोर्ड इन द जाइगोट। अब यहाँ पे बात है कि हमने कहा क्रोमोसोम डीएनए हेरिडिटी मटीरियल हाफ हो गया था, हाफ डीएनए फ्रॉम स्पर्म सेल्स एंड हाफ डीएनए फ्रॉम एग सेल्स कंप्लीट कर देगा डीएनए को किसके अंदर? जाइगोट के अंदर। मतलब इसका हाफ और इसका हाफ मिलकर जाइगोट के अंदर डीएनए का कैरेक्टर पूरा हो जाएगा। इन दिस वे वी कंप्लीट हेरिडिटी मटीरियल इज रिस्टोर्ड इन द जाइगोट। द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स जीन पेयर आर ट्रांसफर्ड इन द जाइगोट। अब हम कह रहे हैं कि डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? जीन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन पेयर जो हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं किसके अंदर? जाइगोट में। द जाइगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस डिवेलप्स इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अब क्या कह रहा है कि जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होती है, और डिवीजन हमने पहले लेक्चर में देखी थी कि डिवीजन कौन सी होती है? 2 तरह की डिवीजन होती है, माइटोसिस और मियोसिस। जाइगोट फर्दर डिवीजन में से पास आउट होता है और बेशुमार डिवीजन होने के बाद एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लाइक अगर हम लोग कहते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कैट की, तो स्पर्म सेल्स कैट के एग सेल्स मेट करेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर थ्रू आउट डिवीजन चलेगी और एक पूरा ऑर्गेनिज्म, एक कैट पूरी डेवलप हो जाएगी। तो जाइगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट होगी तो ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऐसा नहीं है कि स्पर्म सेल और एग सेल में अलग-अलग डिवीजन स्टार्ट हो जाए तो उसे एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये होने के लिए आपके पास स्पर्म और एग को मेट करके एक डिप्लॉइड जनरेशन जाइगोट होना ज़रूरी है, फिर ही उसमें डिवीजन होगी और फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। Thus, zygote is the first cell from which the life of an organism starts। इसी तरह हम कहते हैं कि जाइगोट ही वो पहला सेल है जिससे लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करें कि विच इज़ द फर्स्ट सेल और फ्रॉम विच द लाइफ स्टार्ट्स। कौन सा पहला सेल है जिससे लाइफ स्टार्ट होती है? वो है जाइगोट। इज देयर एनी कन्फ्यूजन? नेक्स्ट है जी करैक्टर्स कौन से डेवलप, और करैक्टर्स कौन कौन से करैक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो बात है इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स की। इनहेरिटेबल करैक्टर्स क्या होते हैं? द करैक्टर्स सच एज आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर्स,
फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स, ईयर लोब्स ये आपके कानों की लोब हैं, हाइट, इंटेलिजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ये ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। कौन कौन सी? आई कलर, हाइट, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें कहाँ से ट्रांसफ़र होती हैं? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। सच कैरेक्टर्स that are transmitted from one generation to the next generation are called inheritable characters. Inheritable characters are controlled by the genes. Inheritable characters किसके ज़रिए से कंट्रोल होते हैं? जीन्स के ज़रिए से कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल हम किस तरह लेते हैं कि एक फैमिली है जिसके अंदर सब ऑलमोस्ट सब लोगों की हाइट जो है वो मॉडरेट नॉर्मल सी है, और एक फैमिली है जिसमें सब लोगों की हाइट जो है वो काफ़ी लंबी है, दे आर सो टॉल। तो इट मीन्स फैमिली में डिपेंड करता है कि उनमें किस तरह की जीन्स हैं। अगर उनकी जीन्स में टॉलनेस है तो पक्की बात है उनके सारे मेंबर्स जो हैं वो टॉल होंगे, और इसी तरीके से अगर किसी फैमिली में उनकी जीन्स में शॉर्टनेस है, वो ड्वार्फिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो उनके सारे मेंबर्स जो हैं वो छोटे कद के होंगे। तो ये हमारे अंदर, और इसी तरीके से इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जहानत भी हमें पेरेंट्स से मिलती है। कोई कितना ज़हीन है, इट डिपेंड्स अपॉन उनके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, कितना ज़हीन है, ठीक है। और इन सब कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन्स कंट्रोल कर रही हैं। मैनी कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर नॉट ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट डिवेलप्ड बाई जीन्स, क्योंकि वो जीन्स के ज़रिए से डिवेलप नहीं हो रहे होते। सच कैरेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बॉडी ऑर्गन ऑफ अ पर्सन इज लॉस्ट और वीकन ड्यू टू द डिजीज, दिस कैरेक्टर इज़ नॉट ट्रांसफर टू हिज और हर चिल्ड्रन। अब ऐसा है कि अगर हम कहते हैं कि एक पर्सन जिसकी बाजू नहीं है या हाथ नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके बच्चे का भी आगे बाजू या हाथ नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि ये बाजू ना होना या इसकी उंगली कट जाना, ये जीन्स के ज़रिए से कंट्रोल नहीं हो रहा, ये तो हमारे कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ऐसा काम हुआ है। इसलिए इस तरह के कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। दीज आर कॉल्ड इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। सच कैरेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। For example, if a body organ of a person is lost due to the disease, the character is not transferred to his children. उसके चिल्ड्रन में ये कैरेक्टर शामिल नहीं होगा, ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, अब वो आपको एग्जाम्पल देगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। सबसे पहले उसने कहा है आई कलर। आपने ये बात भी नोट की होगी कि एक फैमिली है जिसके अंदर सब लोगों की आइज़ जो हैं वो ब्लू हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की आइज़ ब्लू हैं, और एक फैमिली जिसके अंदर किसी की भी ब्लू नहीं है, सबकी ब्लैक। तो ये कैरेक्टर्स भी हमें फैमिली से ही मिलते हैं, पेरेंट्स से ही ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम ऑफस्प्रिंग। आई कलर, द कलर ऑफ आई इज इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन। कलर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कौन कंट्रोल करता है? पेयर ऑफ जीन कंट्रोल करता है। Thus, it is an inheritable character. इसका मतलब ये क्या है? एक inheritable character है। The genes control the production of brown pigment in the iris of the eyes. If the gene can produce more pigment, the eyes are black. Actually में क्या होता है, हमारी आँख में ये जो आयरस प्रेजेंट है ये क्या करता है? एक ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है जी? ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। जितना ज़्यादा ब्राउन पिगमेंट बनेगा, जितना ज़्यादा बनेगा उतनी ज़्यादा डार्क आइज होगी। मोर ब्राउन पिगमेंट रिजल्ट्स इन द डार्क आइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्राउन पिगमेंट बहुत ज़्यादा बन रहा है तो रिजल्ट क्या होगा जी? ब्लैक आइज बनेगी, ठीक है। और ब्राउन पिगमेंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है तो कौन सी आइज बनेगी? ब्लू बनेगी या हेजल आइज बनेगी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वेरी लेस पिगमेंट रिजल्ट इन लाइट ब्राउन आइज।
Blue, green and hazel eye colors are developed due to the production of brown pigment in different amounts. ये डिपेंड करता है कि ब्राउन पिगमेंट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कौन सा कलर आएगा जी, डार्क कलर आएगा, ब्लैक कलर। ब्राउन पिगमेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी तो उसकी वजह से लाइट ब्राउन आइज आएंगी। इसी तरीके से डिफरेंट इसकी अमाउंट्स बनती जाएंगी, कभी थोड़ी सी ज़्यादा कभी थोड़ी सी कम। तो इसकी वजह से ये आपके पास डिफरेंट कलर्स दिखाए हुए हैं, हेज़ल आइज़, ब्राउन आइज़, ब्लू, ग्रीन आइज़, ये सारी जो हैं डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ किसकी वजह से, ये ब्राउन पिगमेंट की वजह से बनती हैं। और ये ब्राउन पिगमेंट कौन बना रहा है, आयरस बनाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है अटैच्ड और डिटैच्ड ईयर लोब्स। ईयर लोब्स क्या होते हैं, जिसमें हम टॉप्स पहनते हैं, ये ईयर लोब्स। अटैच, ये कुछ लोगों की अटैच्ड होती हैं, कुछ लोगों की डिटैच्ड होती हैं, कुछ की मिली हुई होती हैं, कान के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई होती हैं, कुछ लोगों की कान से अलग होती हैं, स्किन से, सॉरी। इन सम पीपल द ईयर लोब्स आर अटैच्ड विद द साइड ऑफ द फेस। कुछ लोगों में ये ईयर लोब्स जो हैं वो अटैच होती हैं फेस के साथ। वाइल अदर्स हैव फ्री ईयर लोब्स, लेकिन कुछ के पास फ्री ईयर लोब्स हैं। जैसे ये आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक की अटैच लोब बिल्कुल स्किन के साथ अटैच्ड है और एक के थोड़ा सा फासले पे है, बिल्कुल अलग, इस तरह से बिल्कुल अलग है, और एक के साथ ही बिल्कुल साथ ऐसे करके जुड़ी हुई है। ठीक है, दिस करेक्टर इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। ये करेक्टर भी किसकी वजह से कंट्रोल होता है, जीन की वजह से कंट्रोल होता है। when the said gene work the ear lobes hang freely। अगर वो जीन पेयर जो हमने अल्लाह ताला ने इसके लिए रखा है, किसके लिए, जीन के अटैच ईयर लोब्स अटैच होने या नहीं होने, अगर तो वो जीन पेयर काम करता है तो क्या होगा, ईयर लोब्स अलग होगी। ठीक है, क्या क्या उसने, when the said gene work the ear lobes hang freely। जब वो रिक्वायर्ड जीन पेयर जो है वो काम करता है तब क्या होगा, ईयर लोब फ्रीली हैंग करेंगे, अटैच नहीं होंगे स्किन के साथ, फ्रीली ऐसे अलग अलग रहेंगे। सम पीपल डू नॉट हैव दिस जीन। कुछ लोगों के पास ये जीन ही नहीं होती। देयर ईयर लोब्स रिमेन अटैच्ड विद द साइड ऑफ द फेस। उनकी ईयर लोब जो है फेस की साइड से अटैच होती है। ठीक होगी बात। और किसी में ऐसा है कि अगर वो रिसेसिव में चली जाती है, दब जाती है उसका करैक्टर, अगर जीन प्रेजेंट है फिर भी उसका करैक्टर जो है वो रिसेसिव हो जाता है, तब भी वो डिटैच्ड ईयर लोब्स नहीं बनेंगी, वो अटैच्ड ईयर लोब्स ही बनेंगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 27 पे देखिए बेटे, ये एक टेबल दिया हुआ है, करैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है, कंपेयर करना है करैक्टर्स को, आई कलर को। और यहाँ पे हमने डिटैच्ड और अटैच्ड ईयर लोब्स आपने अपनी क्लास में देखने हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अटैच्ड ईयर लोब्स हैं और कितने के पास डिटैच्ड ईयर लोब्स हैं। ठीक होगी बात। आगे आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है ब्लू ब्लॉक में, पेज नंबर 28। करैक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स। कि करैक्टर्स जीन्स के ऊपर, सॉरी करैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल करता है कौन, क्रोमोसोम्स कंट्रोल करते हैं। माइटोसिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ नेचर। इफ देयर वर नो माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स could not have been maintained constant। क्या कहा उसने, माइटोसिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ नेचर। इफ देयर वर नो माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कुड नॉट हैव बीन मेंटेन्ड कांस्टेंट। हमने पहले भी ये कहा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक में कांस्टेंट होते हैं। अगर माइटोसिस नहीं होगी, जैसा हमने कहा ये हैप्लॉइड जनरेशन बनती है, अगर माइटोसिस ही ना हो तो ये 2n जनरेशन तो बनेगी नहीं। माइटोसिस नहीं होगी तो क्रोमोसोम्स बराबर नहीं होंगे और फिर हमारे पास क्या होती हैं, चेंजेस आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। Similarly, meiosis also have a significant importance in controlling the hereditary characters generation after generation। तो meiosis भी हेल्प करता है हमारे hereditary characters को वन जनरेशन से अदर जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करने में, from parents to offspring। तो ये हमने ये अटैच्ड ईयर लोब्स और DNA का मॉडल पढ़ा था, इसको आप रीड आउट कीजिएगा। और इसके अंदर जितने शॉर्ट क्वेश्चंस, ये हैप्लॉइड सेल्स का शॉर्ट क्वेश्चन, डिप्लॉइड का, जाइगोट का, इनहेरिटेबल, नॉन इनहेरिटेबल का, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। और MCQs न्यूक्लियोटाइड के नाम लाजमी याद रखने हैं और इनके स्पेलिंग भी लाजमी याद होने चाहिए। और DNA का मॉडल आपने नोटबुक पे ड्रॉ भी करना है। इसके अलावा ये आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं इसको भी आपने कंसीडर करना है और ये आपने देखना है कि आपके क्लास तो है नहीं, चले घर में देख लेंगे
तो आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। होप आपको सारी समझ आ गई होगी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।